आप अगर उसूल पर कारबंद हो तो आप में हिम्मत भी रहती है कि आप जो है हक़ तलफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें। वो तालीम बेंगलोर की जो थी उसने मेरे अंग्रेज़ी के फाउंडेशन को मजबूत कर दिया। आप प्रिंटेड वर्ड की तरफ जाओ और अपने आप को अच्छे से अच्छा करो, पढ़ाई में अपने को बेहतर करो। आप जो है हमेशा किसी भी सोसाइटी में आप जो है अपनी गर्दन ऊंची रख के जो है बात कर सकेंगे। हैदराबाद के शोरा से, हैदराबाद के ड्रामा निगारों से, हैदराबाद के मिज़ाह निगारों में बड़ा फ़ख्र का मुकाम दिया हमको। मुझ में तकब्बुर कभी भी नहीं आया और मैं किसी के तकब्बुर के आगे कभी झुकूँ भी नहीं। यही मशवरा मेरा सबके लिए भी है, यही मशवरा मेरा अपने आप के लिए भी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज़ाद रिपोर्टर अबू अमल साहब और उनकी सारी टीम को मेरा बेइंतहा शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी कहानी अपनी ज़बानी कह सकूं। पता नहीं मैं कहाँ तक मुस्तहक़ हूँ कि अपनी कहानी कहूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि बाज़ वक्त हालात को देखकर, लोगों को देख के, लोगों के ख़यालात को देखकर ये सवाल ज़रूर जहन में उठता है। फैज़ के शेर की ये याद आती है, शेर की बाज़गश्त जहन में गूंजती है कि हम सहल तलब कौन से फ़रहाद थे लेकिन, हम सहल तलब कौन से फ़रहाद थे लेकिन, अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। मेरी ख़ुद सताई को ऐसा ख़ुद सताई मत समझिए। मैं तो बात में जो है शीरीनी पैदा करने के लिए, बात में चाशनी पैदा करने के लिए ऐसी बात कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि मैं महसूस करता हूँ कि हमारा मुआशरा बिलखुसूस जो है वो कहीं कुछ ज़्यादा ही बिछड़ता चला जा रहा है। हर एतबार से, इल्मी, तालीमी, सकाफ़ती, बहुत सारे पैमानों पर हम जो है बिछड़ते जा रहे हैं। ख़ुद हमको हमारी अपनी बातें, हमारी तारीख़, हमारी अपने ताल्लुक़ से मालूमात बहुत नाक़िस नज़र आती हैं और बड़ी आला सतह पर भी ऐसा जो है शक होने लगता है मुझे लोगों को देखकर। तो उस वजह से ये शेर याद आ गया जहन में, वरना मैं नाचीज़ कुछ भी नहीं और पता नहीं इस काबिल भी हूँ कि कुछ कह सकूँ। मगर चूँकि अपनी कहानी अपनी ज़बानी कहना है तो मैं इब्तिदा करना चाहूँगा वालिद माजिद सैयद शाह फजलुर रहमान सईद जलाली साहब के नाम से, जिनका मैं बेटा हूँ और जिनकी मैं चौथी औलाद और तीसरा बेटा और हूँ। और पूरा नाम मेरा सैयद खलबी शाह इनामुर रहमान गयूर जलाली है। एक सिलसिला जलाल शाह बुखारी से जाके मिलता है, लेकिन मैं किसी तरह से भी उसका अहल हूँ ये मुझे शक है, क्योंकि वह आला औसाफ, वो आला इक़दार मैं कोशिश करता हूँ कि अपने में लाऊँ और अपने लोगों में तक पहुँचाऊँ, मगर शायद मैं वो पैमाने पर भी पूरा नहीं उतरता। मेरी इब्तदाई तालीम जो है, मेरी इब्तदाई तालीम क्या, मेरी अब तक की भी तालीम ज़रा बिखरी बिखरी सी रही है, हमेशा बिछड़ी बिछड़ी सी रही है। कितने स्कूलों में पढ़ा मैं और कितने कितने स्कूलों से कहाँ कहाँ गया मैं, उसका अगर हिसाब करने बैठूं तो बात बहुत ही लंबी हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि मुझे, जहाँ तक मुझे याद है, मैं किसी भी क्लास में अगली क्लास में इम्तिहान पास करके गया हूँ ये मुझे याद नहीं है। मैं या तो जो है फिर दूसरे स्कूल में चला गया इम्तिहान से पहले, वहाँ के हेड मास्टर ने मुझे इस काबिल समझा कि बड़ी क्लास में मुझे दे दे और एडमिशन दे दे। तो इस तरह कभी तेलुगु मीडियम में, कभी उर्दू मीडियम में, कभी चित्तूर में, कभी आदिलाबाद में। बिल्कुल इब्तदाई तालीम जो है बेंगलोर में 6-8 महीने की वो तालीम बेंगलोर की जो थी, उसने मेरे अंग्रेज़ी के फाउंडेशन को मजबूत कर दिया। आज मैं बड़ा पुरएतमाद महसूस करता हूँ अपने आप को अंग्रेज़ी के मामले में, और ये चीज़ बड़ी काम भी आई मुझे। लेकिन मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने दानिस्ता तौर पर किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लिया, क्योंकि कोई अच्छे कॉलेजेस में मिलने की कुछ तवक्को नहीं थी। तो मैं प्राइवेटली ही जो है अपना इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया, एक्सटर्नल कैंडिडेट के तौर पर अपना बीए का इम्तिहान पास किया। और बीए का इम्तिहान पास करने से पहले मैंने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज़म कर लिया, बतौर वर्किंग जर्नलिस्ट एक सर्टिफिकेट लगाकर। भारतीय विद्या भवन, जिसकी फ़ैकल्टी का मैं आज भी ममनून हूँ कि बहुत कुछ उसने निखारा, सुधारा मुझे, और वो फैकल्टी वही थी जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बाय एंड लार्ज होती थी। तो डिप्लोमा पीजी का ग्रेजुएशन से पहले ही करके मैं अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा
और उसके बाद तो खैर ज़िंदगी वो करती रही। बहरीन चले गए, घर बैठे जॉब आ गया, सीधे मैनेजर बन के गए, सीधे सीधे जो है वो सारी मंजिलें तय हो गई जो दूसरों को बड़ी कठिनाई से गुज़र कर होती होंगी। तो बहरीन में जितना भी दौर रहा, अच्छा दौर रहा, ज़रा धक्के खाने की अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ज़रूरत नहीं पेश आई, और आज तक भी यही हाल है। बहरीन से आने के बाद फिर कुछ साल जो है रहे, अपना कारोबार किया, और जितना भी कारोबार किया बड़े आला से आला कंपनियों को सर्विस दी। और ताज्जुब की बात यह है कि उस काम से किसी तरह की भी वक्फियत ना होने के बावजूद अपने काम को 10 साल तक उम्दगी से अंजाम दिया। मैं कॉन्ट्रैक्टिंग करता था, इंटीरियर डेकोरेशन का करता था, और अल्लाह का करोड़ा शुक्र अदा करता हूँ मैं कि मुझे वो 10 साला कारोबारी दौर में कभी एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ, कभी किसी लेबर से मेरी कोई झड़प नहीं हुई, किसी का मैंने बाकी नहीं रखा, मेरे सामान की कोई चोरी नहीं हुई, मेरे सामान की कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, और लेबर से किसी तरह की भी कोई परेशानी मुझे नहीं हुई। तो मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ मालिक का कि मेरे साथ मालिक का ये करम रहा कि हर मैदान में मैं जो है मालिक के पसंदीदा लोगों में ही रहा हूँगा, बावजूद इसके कि मैं फिर कहूँगा कि मैं उसका अहल नहीं था। तो इस तरह कारोबारी ज़िंदगी के बाद फिर एक मौका आया, मैं सऊदी अरब चला गया, और बहुत ही कम अरसे में वहाँ पर जॉब भी मिला, मैनेजर का जॉब मिला एक बड़ी कंपनी में जो नेशनल पैनासोनिक के डीलर्स थे, उनके साथ काम शुरू किया मैं। लेकिन मुझे पता चला कि वहाँ पर जो है अपने स्टाफ के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ वहाँ के मालिकान बाज़ वक़्त बड़ी बदसलूकी और बदतमीज़ी का जो है रवैया रखते हैं। तो मुझे तो ये गवारा हो नहीं सकता था। मैंने बहुत जल्द वहाँ से अपने आप को अलग कर लिया और अपना ख़ुद ही कुछ कारोबार शुरू किया, और वो 2-4 साल जो कुछ भी मैंने कारोबार किया उसके अंदर भी मेरी माशाल्लाह अच्छी कमाई हुई, और बड़ी नई फील्ड में बहुत अच्छे तरीक़े से नए उसके अंदर बड़ी तेज़ी से फलती फूलती हुई जो है कमाई हो गई। और भी हो सकता था, मगर चूँकि बच्चे बीवी यहीं छोड़ कर गया था मैं, इसलिए वापस आना पड़ा, और वापस आकर फिर यहीं रहा। और आने के साथ ही मुझे जी टीवी में नौकरी मिल गई। जी टीवी नहीं बल्कि उसकी ग्रुप कंपनी सिटी केबल में मुझे नौकरी मिली। उसके अंदर 5-6 साल का जो वक्त मैंने गुजारा, बड़ी इज़्ज़त दी मालिक ने, बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा वो। सब लोगों से बड़े मेल मुलाकात के साथ, मेल मिलाप के साथ मेरी गुजरी बसर हुई। और साथ ही साथ ये भी है कि मुझे कभी किसी के साथ, किसी के आगे झुकना नहीं पड़ा, किसी के आगे जो है हाथ फैलाने नहीं पड़े, ना ही मैंने किसी के साथ अपने जो है पोजीशन का फ़ायदा उठाकर उनको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन बिल्कुल उसूल पर कारबंद रहकर मैंने जो है नौकरी की, और उस एतबार से हर किसी की नज़र में इज़्ज़त से रहा, बावजूद इसके के बाद लोग मुझसे नाराज़ भी रहे होंगे। मैं अपने सुनने वालों को, खुसूसन नौजवान लोगों को यही सबक देना चाहता हूँ कि मैं जैसे अपने ऑफ़िस के लोगों को बोलता था कि देखो भाई, मैं घर से निकलता हूँ तो ये दुआ करके निकलता हूँ कि मैं सब कुछ तेरे हवाले करता हूँ मेरे मालिक, और इसके अलावा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मैं ये सोच के चला हूँ ज़िंदगी भर में कि अगर आप अल्लाह से डरते रहे तो आपको कोई चीज़ डरा नहीं सकती, और यही हुआ मेरे साथ, अब तक भी यही हो रहा है। मैं जी टीवी से, सिटी केबल से निकला तो फिर पेरेंट कंपनी जी टीवी वालों ने मुझे बुला लिया, और मुझे इस बात का फ़ख्र हासिल है कि सही माना में जो उर्दू का पहला सैटेलाइट चैनल था, जिसे उर्दू टेलीविज़न नेटवर्क कहते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हेड बना मैं। वैसे तो उन्होंने कंट्री हेड बनाने की बात करके मुझे बुला लिया था बम्बई, और वह बाद में कुछ पॉलिटिक्स तो होते ही हैं हर जगह पर, मगर खैर, तो डिस्ट्रीब्यूशन हेड रहा मैं, और वो चैनल को हमने लॉन्च करके बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से, बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया था। मगर वो कंपनी की इनर पॉलिटिक्स और उन लोगों के अपने हालात या जो कुछ भी उनका वो था कि उर्दू को बहुत ज़्यादा जो है, ज़ाहिर है कि कुछ परवान चढ़ाने की किसी में कोई ख़ास कोशिश की जस्तजू की जो है बात थी नहीं। तो वो चैनल जैसे ही बंद हुआ, बाद में यहाँ पर उर्दू चैनल दूसरे शुरू हुए, और उस बीच में जितना कुछ भी रहा वो चैनल की कामयाबी, कामरानी, उसके अंदर मैं और मेरे साथियों का जो है बहुत कुछ काम रहा, और उसका बहुत बड़ा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा। और वो चैनल की सिग्नेचर ट्यून में मेरी आवाज़ आया करती थी कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। तो ये ज़मानों तक जो है चलता रहा। और जी टीवी से छूटने के बाद जब ये चैनल बंद हो गया, तो बंद होने के बाद उन लोगों ने, या बंद होने के कगार पर जब था, तो उन्होंने कहा कि आप रिज़ाइन कर दीजिए और
मैंने कहा कि क्यों रिज़ाइन करूं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये चैनल बंद हो गया है। तो मैंने कहा मैं ZTV का नौकर हूं, ZTV चल रहा है और UTN जो है बंद हो रहा है, तो हुआ करे, मुझे अपने ग्रुप कंपनी से बुलाया है और लाकर डिस्प्लेस किया है, और यहाँ लाके आप मुझे इस तरह नहीं बोल सकते। बहरहाल उन लोगों ने फिर मैं इंतज़ार करके मुझे टर्मिनेट किया। टर्मिनेट करने के बाद मैं पहला हिंदुस्तानी होऊंगा जो एक प्राइवेट कॉरपोरेट के ख़िलाफ़ कोर्ट में अपील दायर किया कि मेरा टर्मिनेशन इलीगल है और मुझे हर्जाना दिया जाए। और ये इससे पहले एक दो कंपनी के शवाहिद थे, लेकिन वो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, लेकिन कोई प्राइवेट कॉरपोरेट के ख़िलाफ़ ये मेरा पहला जो है वो था। और अल्हम्दुलिल्लाह उस मुक़दमे में मैं कामयाब रहा। हाई कोर्ट से मुझे मेरे टर्मिनेशन को इलीगल है उसको माना गया, तस्लीम किया गया, और हाई कोर्ट से मुझे जो है मेरा हर्जाना भी मिला। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये भले ही एक छोटी सी बात हो, एक आम से इंसान की एक आम ज़िंदगी का एक वाक़या हो, मगर ये वाक़या अपने आप में एक नज़ीर है, या वाक़या अपने आप में एक मिसाल है कि आप अगर उसूल पर कारबंद हो तो आप में हिम्मत भी रहती है कि आप जो है हक़ तलफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें। तो आप अगर हक़ पे रहेंगे तो हक़ तलफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाएंगे, और हक़ तलफ़ी किसी की भी हो रही हो, हर अच्छे नेक इंसान की तरह, एक अच्छे हिंदुस्तानी की तरह आपको हक़ तलफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। तो ये मेरी ज़िंदगी की जो है पेशावराना ज़िंदगी के कुछ वाक़यात थे। लेकिन ये पेशावराना ज़िंदगी के बाद मैं और भी कॉरपोरेट्स में काम किया, उसके अंदर भी जो है अच्छे ओहदे रहे, लेकिन साथ ही साथ फिर मुझे कुछ मौका मिला तो मैंने सोचा कि अपनी पढ़ाई का सिलसिला फिर से जारी रखूं। तो मैंने अपनी नौकरी के दौरान ही MA उर्दू कर लिया और MA इन हिस्ट्री किया, और करने के साथ साथ फिर जो है बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करके मैंने MPhil किया मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ट्रांसलेशन स्टडीज़ के डिपार्टमेंट से। मैं उस यूनिवर्सिटी का और उस यूनिवर्सिटी के ट्रांसलेशन स्टडीज़ के डिपार्टमेंट के सारे असातिज़ा का बेइंतहा ममनून और मशकूर हूँ। उन लोगों ने बेइंतहा मेरे साथ जो है रियायत का भी और मोहब्बत का भी और जो है इज़्ज़त का भी सलूक रखा। मैं बहुत उनका वो हूँ। मैं समझता हूँ मेरे मालिक ने मुझे हमेशा इसलिए भी नवाजा कि चाहे मैं किसी भी उम्र में रहा हूँ, किसी भी उम्र का तालिब इल्म रहा हूँ, मैंने शऊरी तौर पर अपने उस्तादों की बड़ी क़दर की, बड़ी इज़्ज़त की, और हमेशा उनके साथ बड़े अखलाक का जो है रवैया रखा। ग़ालिबन उसी का नतीजा है कि मुझे भी हमेशा जितने भी लोग मिले उन लोगों ने भी मेरे साथ हुस्न सलूक किया और बड़े अखलाक के साथ मेरे साथ अपने राब्ते रखे। तो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का ये एक्सपीरियंस में भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो था खुश करने वाला। मैं अभी भी जो है उनका रिसर्च स्कॉलर हूँ, PhD कर रहा हूँ मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से। अल्लाह करे कि मुझसे वो PhD जल्दी मुकम्मल हो जाए। थोड़ा सा ये पैंडमिक होने वगैरह के बाद से मेरी स्पीड टूट गई पढ़ाई की, लेकिन इस बीच में मेरा मीडिया से जो ताल्लुक़ बना रहा, या मैं अपने प्रोफेशनल फील्ड में रहने के वक्त मेरा अपना जो एक प्रोग्राम था टीवी के ऊपर या केबल टीवी के ऊपर मेरा अपना प्रोग्राम था गोशे गयूर, उसके अंदर मुझे ये सादत मिली कि मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को उस वक्त इंटरव्यू किया जो जब तक उतने मारूफ और मशहूर नहीं थे। बहुत सारे नाम हैं, और ख़ुशी होती है मुझे कि आज वो नाम के लोगों को मैं बार बार टीवी पर देखता हूँ, लेकिन आज से 10-12 साल पहले उनको टीवी पर लाना वो एक नया काम था। वो भी एक हाईली सेटिस्फैक्ट्री किस्म की जो है बात रही मेरी ज़िंदगी में। और पेशावराना तौर पर अभी भी इज़्ज़त देते हैं लोग, चैनलों पर बुलाते हैं, बात करते हैं, मेरे ख़यालात को जानने की कोशिश करते हैं, और शायद वो ख़यालात को लोग सुनकर पसंद भी करते हैं, करते भी हैं। और ये उन लोगों की भी हुस्न नज़र है, मेरी थोड़ी मेहनत भी होगी कि मुझे इस तरह समझा जाता। और ये तो सिलसिला अभी भी चल रहा है टीवी चैनलों पर बात करने का वगैरह, लेकिन मुझे फिर शायद इस वक्त अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए जो मुकम्मल करनी है मुझे अपनी PhD, और ये हो जाए। और फैमिली फ्रंट पर अल्लाह का करोड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मालिक ने एक बेइंतहा चाहने वाली और ख़िदमतगुज़ार बीवी अता की, और एक बेटी और 3 बेटे अता किए। अपने अपने तौर पर सबके लिए मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ मेरे मालिक का कि मालिक ने मुझे इस तरह से भी नवाजा और जो है हमेशा इज़्ज़त से रखा और अच्छे से अच्छे हालात में रखा। और मैं इस एतबार से मेरे मालिक का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह
मुझे और भी, और मेरी ये दुआ रहती है कि अल्लाह ने अपने हबीब का उम्मती मुझे बनाया है तो मुझसे उसकी उम्मत का कुछ काम भी अच्छा ले ले मेरे मालिक, और एक अच्छे मिसाली उम्मती की तरह, एक मिसाली शहरी की तरह, एक मिसाली जो है दोस्त और जो है बुज़ुर्ग और साथी वगैरह की तरह मैं हमेशा ज़िंदगी गुजार सकूं और अच्छे से अच्छे काम कर सकूं, और मुझ में तकब्बुर कभी भी नहीं आया और मैं किसी के तकब्बुर के आगे कभी झुकूं भी नहीं। यही मशवरा मेरा सबके लिए भी है, यही मशवरा मेरा अपने आप के लिए भी है। चूँकि मेरी कहानी मेरी ज़बानी जो है हो रही है तो मुझे यकीनन ऐसे वाक़यात का भी ज़िक्र करना चाहिए जिन्होंने मेरी ज़िंदगी पे कुछ गहरा असर छोड़ा या जो मुझे मुतासिर किए लोग। उसके अंदर मैं सबसे पहले तो अपने वालिद बुज़ुर्गवार का नाम लूँगा, सैयद शाह फजलुर रहमान, डिप्टी कलेक्टर। अफसोस कि वो अपनी सर्विस मुकम्मल करने से पहले ही गुज़र गए, लेकिन उन्होंने मुझे, मेरी और मेरे भाई बहन वगैरह की जो उर्दू की दागबेल डाली हमारी ज़िंदगी में, उसका सबसे अच्छा बेनिफिशरी मैं था शायद। लेकिन उन्होंने जो रग़बत पैदा की उर्दू से, तो उसकी वजह से ये हुआ कि अदब से मेरी वाबस्तगी बढ़ गई, और अदब से वाबस्तगी बढ़ने की वजह से मेरी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़ा निखार आ गया, बड़ा सुधार आ गया, मेरी ज़बान में बड़ी सलासत आ गई। उसकी वजह से जैसे बोलते हैं कि ज़बान शीरी मुल्क गिरी, तो उससे यकीनन मुझे फ़ायदा हुआ, लोगों ने मुझे पसंद किया, मेरे लिए काम किए। तो मेरे वालिद के असर के अलावा और कुछ अगर बाहर के लोगों की जो है मैं बात करूं तो मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं जो वाकई बड़ी मेहनत करके हमारे लिए नोट्स बनाते थे और बड़ा खोल के हमको जो है पिलाते थे। मद्रास के वो बुज़ुर्ग उस्ताद, मैं भूल जाता हूँ उनको, मैं मैट्रिक मद्रास से पढ़ाई करके जो है करने की कोशिश किया था, आंध्र मैट्रिक का, ताकि तेलुगु से बच सकूँ मद्रास से अपियर होकर, मगर हाय अफसोस कि वो तेलुगु में फ़ेल हो गया मैं, और तेलुगु नहीं, वो मैट्रिक में फ़ेल हो गया मैं। उसके बाद फिर किसी तरह उस्मानिया मैट्रिक देकर मैट्रिक पास किया, तो पढ़ाई का सिलसिला अब तक जारी है। लेकिन वो जो उस्ताद थे मेरे, ब्राह्मण आदमी थे, बहुत दिल से वो जो है नोट्स तैयार करके हमको पढ़ाते थे। उसका ये असर हुआ मुझ पर कि मेरी हिस्ट्री में दिलचस्पी बड़ी पुख्ता हो गई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री के बहुत सारे पहलुओं पर अच्छी नज़र है मेरी, अच्छी गिरफ्त है मेरी। हिंदुस्तान की तारीख़ पर भी, और जो है अमेरिका वगैरह की तारीख़ से मुताल्लिक़ भी, वर्ल्ड वॉर 2 और बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते जो है ऐसा महसूस होता है कि मैं बड़ा पुरएतमाद रहता हूँ ये मौज़ूआत के ऊपर। तो हिस्ट्री से भी दिलचस्पी थी। फ़िल्में वगैरह देखने का तो बेइंतहा शौक़ था, इसीलिए तो वालिद अपनी नज़र के सामने रखते थे, कहीं पढ़ाई मुकम्मल हो ना हो, इम्तिहान दे न दे, वो ये गांव से वो गांव, आदिलाबाद किधर नॉर्थ ऑफ आंध्र प्रदेश, चित्तूर किधर साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश, वहाँ से वहाँ मुंतकिल किए, उर्दू मीडियम से तेलुगु मीडियम। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद वो फ़िल्मों का शौक़ कमबख्त छूटा नहीं, मगर वो शौक़ के अंदर ये भी हुआ कि उससे भी कुछ सीखने की कोशिश की, शऊर उससे भी पुख्ता हुआ, और किताबें पढ़ने का शौक़ हमेशा से था और बहुत पढ़ा। और जासूसी दुनिया का मैं ख़ास तौर पर ममनून हूँ कि कम उम्री से वह पढ़ने की वजह से मेरी ज़बान में और भी जो है रवानी आ गई, और मेरे मिजाज में, मेरे उसमें टैलेंट में भी जो है पुख्तगी आ गई। और बाज़ शख्सियात और भी जो हैं, ख़ुसूसन फ़िल्मी दुनिया से अगर मैं बात करूँ, वालिद का ज़िक्र आया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे वालिद के बड़े बचपन के दोस्तों में से थे हमारे हामिद अली ख़ान साहब, चचा अजीत, जिनको हम रेफ़र करते थे। उनसे कोई ऐसी ख़ानदानी मुलाकात हम लोगों की बच्चों के बड़े होने के बाद जो है नहीं होती रही, लेकिन हमारे घर में उनका ज़िक्र इस मुनासिबत से बहरहाल होता था कि वालिद साहब जब भी देखते थे कि अजीत साहब की फ़िल्म में लड़ाई हो रही है और कोई जो है अजीत साहब को वो भी फ़ाइट मार रहा है, तो ये बोलते थे, अरे उसके एक हाथ का भी नहीं है अरे उसके एक हाथ का भी नहीं है। मगर जो है वो अच्छी दोस्ती थी उनकी। वालिद जब मिलने 73 में गए थे बम्बई, और उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं वो उस होटल में हूँ, तो वो आए थे और 1-1.5 घंटा वो इंतज़ार किए मेरे वालिद का, लेकिन वो वालिद वालदा उस वक्त वो होटल से कहीं बाहर गए हुए थे। तो ये उनका एक ऐसा एक असर है, एक छाप है मेरे जहन के ऊपर कि क्या अखलाक के आदमी थे कि अपनी शोहरत की पीक पर, वो ज़माने में वो 73 में उनकी जंजीर रिलीज़ हुई थी और वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के माँ बाप बने थे, उसके बावजूद अपने पुराने दोस्त की खातिर उन्होंने ऐसा किया था। तो मैं यही सोचता हूँ कि आदमी जो है बुलंद हो के भी अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है, तो वही किरदार है। और ये खूबी अजीत साहब में बेइंतहा थी।
उस मुनासिबत से मैं उनसे वो हूँ, बहुत मुतासिर हूँ। एक बार वो अपने घर की लॉन पर कहिए या वरांडे में कहिए, पोर्टिको में कहिए, वो सुबह सुबह के वक्त अखबार पढ़ते बैठे थे और मैं इत्तेफाकिया तौर पर स्कूटर पे किसी का पता ढूंढते हुए वहाँ पहुँचा बंजारा हिल्स पर, और मैंने अपना तारुफ कराए बग़ैर उनसे जो है कहा कि मुझे ये पता ढूंढ रहा हूँ मैं। तो वो आए, बाहर से निकल के आए, 10-20 कदम मेरे साथ चले और आगे ले जाकर उन्होंने निशानदेही की उस पते की। ये आदमी में किरदार और ज़र्फ़ की बात होती है कि एक नौजवान बच्चे से एक ऐसी कामयाबियों की आला तरीन मंजिलों पर पहुँचा हुआ शख्स ऐसा करता है। तो मुझे लोगों की ऐसी हरकतें जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं, और मैं उससे सबक लेता हूँ कि मैं भी अपने आप को वैसा ही जो है मुनकसिरुल मिजाज रखूँ जैसे कि जो है वो लोग थे। अल्लाह गरीक़ रहमत करे अजीत साहब को, वो उनकी बड़ी अच्छी यादें हैं जिस तरह की भी हैं। उनकी बहुत सारी फ़िल्में देखा हूँ और पुरानी फ़िल्मों के तो बड़े मज़े आते मुझे, तो वो भी मैंने देखे हुए हैं उनके। बहरहाल अजीत साहब के अलावा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स में मैं बहुत तारीफ़ करूँगा तो फैज़ान मुस्तफ़ा साहब ने बड़ा गहरा असर छोड़ा, जो आज भी वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के, और ख़ुद क्या कहेंगे रतनलाल हंगलू साहब जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वो थे। और इन सब लोगों के साथ साथ मेरे मरहूम गाइड जनाब मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन साहब जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ के भी हेड थे, फिर बाद में और वो डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसलेशंस के भी जो है हेड हुए और अचानक से इंतकाल कर गए। मेरे दिल पर उनकी मौत का बेहद सदमा है मुझे उनके गुज़र जाने का, क्योंकि बहुत ही कम उम्र थे वो, निस्बत मुझसे बहुत कम थी उनकी उम्र, लेकिन वो अचानक ही गुज़र गए। मगर उन्होंने बड़ी खामोश तरीक़े से उन्होंने बहुत सारी इल्मी बातें मुझे बताईं, और जिसको मैंने बहुत दिल से कबूल किया कि भाई उस पढ़ाने वाले उस्ताद के क्या तौर तरीक़े होते हैं। और भी ऐसे लोग हैं। मैं बहरहाल शायरों में भी बहुत शायरों से मुतासिर रहा, और चूँकि हैदराबाद से बड़ा गहरा लगाव है मुझे, तो मैंने ख़ास तौर पर शाह तमकनत को बहुत पढ़ा, चूँकि वो हैदराबाद के एक शायर का स्पेसिमिन के तौर पर भी उनका पढ़ना मेरे लिए ज़रूरी था। हैदराबाद की तारीख़ को भी पढ़ना ज़रूरी था, हैदराबाद के लवाज़िमात, खाने वगैरह उनके बारे में भी जानना। हैदराबाद से रिलेटेड अपनी मालूमात को मुकम्मल करने के लिए भी मैंने बहुत सारी जो है चीज़ें की। तो इसी तरह हिंदुस्तान की तारीख़ भी जानने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की तहज़ीब, यहाँ के कल्चर वगैरह से वाकिफ़ होने की कोशिश करता हूँ, और ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ रुमूज़ असरार हैं उनको समझने की कोशिश रहती है। शायरी ने बहुत जो है मुतासिर किया मुझे, साहिल लुधियानवी, अख्तरुल ईमान, ये सारे शायरों के अलावा इकबाल साहब, गालिब साहब, फैज़ साहब, ये सारे ही लोग मुझे बहुत मुतासिर किए, और मैं उनको दोहराता भी रहता हूँ। इस तरह का जो है वो रहा। स्पोर्ट्स से भी बड़ा लगाव है मुझे, बड़ी दिलचस्पी है। हैदराबाद का एक ज़र्री दौर था फुटबॉल का, वो दौर मुझसे पहले का दौर है, यानी मेरे बड़ों का दौर के जो है लोग जो थे वो बाद तक भी उनका नाम बहुत चलते रहा। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि एक ज़माने में हैदराबाद की टीम के 6-6, 7-7 लोग इंडिया की टीम में होते थे, और इंडिया इंटरनेशनल बल्कि ओलंपिक्स खेलने जाती थी तो उस टीम में 6-6, 7-7 लोग हुआ करते थे। नूर साहब, रहीम साहब वग़ैरह जो लोग थे। तो इस पे भी बड़ा फ़ख्र है मुझे। हैदराबाद की क्रिकेट टीम के जो हमारे नुमाइंदे थे उनसे भी बड़ा प्यार है मुझे, बड़ा लगाव है। और हैदराबाद के शोरा से, हैदराबाद के ड्रामा निगारों से, हैदराबाद के मिज़ाह निगारों में बड़ा फ़ख्र का मुक़ाम दिया हमको मुश्तबा हुसैन साहब ने, जो है अपने आखिरी दौर में बिलाशुबा व बिला शिरकत गैर ग़ालिबन सबसे बड़े मिज़ाह निगार जो है समझे जा सकते थे उर्दू के। पहले भी समझे जा सकते थे होंगे, मगर कुछ और भी बड़े लोग थे ज़िंदा उस वक्त। मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी साहब की मिज़ाह मुझे बेइंतहा मुतासिर करती है, और ये मिज़ाह को पढ़ने में ये बात होती है कि आदमी खुश्क नहीं रह जाता, उसकी मिज़ाह में खुशबाशी भी आ जाती है। तो यही मेरे ज़िंदगी के तजुर्बे रहे, और मेरी सलाह जो है नौजवानों के लिए यही है कि आप अपनी सेहत को अच्छा रखिए, अपने जहन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुस्तैद रखिए, अच्छी चीज़ों को पढ़ने को, रिटन वर्ड को आप जो है बिल्कुल समझ लो कि उससे ज़्यादा अच्छा दोस्त आपका कोई है नहीं। आप प्रिंटेड वर्ड की तरफ जाओ और अपने आप को अच्छे से अच्छा करो, पढ़ाई में अपने को बेहतर करो।
आप जो है हमेशा किसी भी सोसाइटी में आप जो है अपनी गर्दन ऊंची रख के जो है बात कर सकेंगे। अपने को तालीम और इल्म के ज़ेवर से जो है आरास्ता करना चाहिए नौजवानों को। अखलाक सबसे बड़ी चीज़ है, और जो अगर दीन वगैरह की पाबंदी कर सकते हों तो करना चाहिए, जो फ़र्ज़ भी है, लेकिन हर नौजवान को करना चाहिए किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, और वो बहरहाल अपने मज़हब के तईं बहुत ईमानदार रहना चाहिए उसको, क्योंकि हर मज़हब जो है हक़ और इंसाफ चलने को सिखाता है, किसी पर भी जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता, और सच्चाई की राह पे चलना और ईमानदारी से चलने की तलक़ीन करता है। तो चुनाचे इंसान की ज़िंदगी में मज़हब बहुत ज़रूरी है, और जो भी जिस मज़हब का हो उसको उस मज़हब पे चलने में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो बुनियादी तालीमात है मज़हब की वो कहीं नहीं होती। मेरी बात जो कहनी थी शायद मैं कह चुका, अब और कहूँगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। बहरहाल बेहद शुक्रिया इस चैनल का कि जिस चैनल ने मुझे मौका दिया। तो ये थी मेरी कहानी, मेरी ज़बानी। बेइंतहा शुक्रिया, आदाब अर्ज़।